हेलो विद्यार्थियों, आज हिंदी का 5वां लेसन जिसका नाम है भाषा का प्रश्न यह आपको पढ़ाया जा रहा है। तो इस पाठ की जो लेखिका हैं उनका नाम है महादेवी वर्मा। तो इसमें बताया गया है कि भाषा के अभाव में विकास के सारे मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। भाषा मतलब जो हम लोग बोलते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, हम अपनी बात कहते हैं और दूसरी बात सुनते हैं। तो यह दो लोगों का एक तरह से बात करने का माध्यम होता है। तो भाषा के अभाव में विकास के सारे मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। भाषा के माध्यम से ही व्यवहारिक जीवन का लेन देन सहज और सुकर बन जाता है। इसलिए भाषा जो है किसी देश को समृद्धशाली बनाने का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, यानी भाषा। तो चलिए पाठ का जो मुख्य सारांश है उसको शुरू करते हैं। भाषा मानव की सबसे रहस्यमय और मौलिक उपलब्धि है। वैसे बाह्य जगत की ध्वनि संकुल तथा मानव जगत को भी अपने सुखद जीवन स्थितियों को व्यक्त करने के लिए कंठ और स्वर प्राप्त है। यानी हम भाषा के माध्यम से अपने विचार को दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरा व्यक्ति जो है भाषा के माध्यम से अपने विचार को हमें व्यक्त करता है। यही एक तरह से देखा जाए तो रहस्यमय और मौलिक उपलब्धि है। इसके बाद मानव कंठ को परिवेश और विशेष में जीवनाभिव्यक्ति के लिए जो ध्वनियाँ दाएं भाग में प्राप्त हुई हैं उनके अपनी सृजनात्मक प्रतिभा से सर्वथा नवीन रूप में अवतरित किया है। उसने अपनी जीवन अभिव्यक्ति ही नहीं, उसके विविध परिवेश को भी ऐसे शब्द संकेत को परिवर्तित कर लिया है जो विशेष ध्वनि मात्र से किसी वस्तु को नहीं कर सकते। तो हम ये बात वाणी के माध्यम से ही अपनी विचार, अपना अभिव्यक्ति दूसरों को दे सकते हैं और ले सकते हैं। मनुष्य एक ऐसा है जो भाषा के माध्यम से ही अपनी बात, अपनी वाणी यानी दूसरे को पहुंचा सकता है। खाली मनुष्य। और एक सांकेतिक भाषा है, वह सांकेतिक भाषा जैसे जो गूंगे लोग रहते हैं वह सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। इसके बाद जीव जंतु जो होते हैं वह भी अपनी भाषा का प्रयोग करके, अपने वाणियों का प्रयोग करके दूसरे जीव जंतु के लिए प्रयोग करते हैं। तो यहाँ मनुष्य की बात हो रही है। तो यानी भाषा का मतलब होता है कि व्यवहारिक रूप से हम अपनी बात को, अपने विचार को दूसरे तक पहुंचाना और दूसरे विचार को, बात को अपने तक ग्रहण लेना ये होता है। भाषा में स्वर, अर्थ, रूप, भाव, बोध का ऐसा समन्वय रहता है जो मानवीय अभिव्यक्ति को विशिष्ट, समाविष्ट विस्तार देने में समर्थ रहता है। जब उदाहरण के लिए बचपन में अगर बच्चा रोने लगता है तो वह अपने रोने से यानी यह भाव प्रकट करता है कि उसकी क्या चीज़ की ज़रूरत होती है। तो माता पिता उसको रोने से उसकी जो भी बात होती है वह पूरा कर देते हैं। तो भाषा सीखना, भाषा जीना एक दूसरे से भिन्न होते हैं। आश्चर्य बात नहीं है, प्रत्येक भाषा में अपने ज्ञान और भाव की समृद्धि के कारण ही ग्रहण करने योग्य होते हैं। यानी भाषा पहले सीखा जाता है, जब उसे हम सीखते हैं तो उस भाषा को अपने जीवन के योग्य बना लेते हैं। तो अतः यह कहना सत्य है कि वाणी आत्माभूत मौलिक अभिव्यक्ति है। आत्मा बुद्धिया सभेतनार्थ मनोयुक्त विवक्षा यानी बुद्धि के द्वारा ही सब अर्थों का अलंकार करके अपने बल बोलने की इच्छा पूर्ण करती है। पहले हम किसी चीज़ को सुनते हैं, गुनते हैं, फिर इसके बाद
सामने वालों को किस तरह हम अपने बस में करें, उसके लिए उस ढंग से अपनी वाणी का प्रयोग करते हैं। मानव व्यक्ति जैसे प्राकृतिक परिवेश में प्रभावित होता है, उसी प्रकार उसकी भाषा भी अपनी धरती से प्रभाव ग्रहण करती है। प्रत्येक भाषा ऐसी त्रिवेणी है जिसकी एक धारा व्यवहारिक जीवन में आदान प्रदान करती है, दूसरी मानव की बुद्धि और हृदय समृद्धि को अन्य मानवों के बुद्धि और हृदय के लिए संश्लेषण श्रेणी बनाती है, तीसरी अंतरशीलता के समान अपनी भेदातीत स्थिति को संयुक्त है। हमारे विशाल देश की एक रूपता विविधता सांस्कृतिक एकता की पूरक रही है, उसकी विरोधनी ही नहीं है। इन्हीं से जीवन पद्धति, चिंतन, रगात्मक दृष्टि, सौंदर्य बोध, यह सब अगर देखा जाए तो यह सब सामने आता है। धरती का कोई खंड, नदी, पर्वत, समतल आदि संघात कहा जा सकता है। मनुष्यों की आक्रामक रूप में एकत्र भीड़ मानव समूह संज्ञा पा सकती है। राज की गरिमा पाने के लिए भूमिखंड विशेष ही नहीं, एक सांस्कृतिक दायभाग अधिकारी प्रबुद्ध मानव समाज का भी आवश्यकता होती है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि हिमकृतियाँ, भारत भूमि ऐसी राष्ट्र प्रतिमा हैं, ऐसे महादेश अनेक भाषाओं को स्थिति समायुक्त, किंतु उनमें प्रत्येक भाषा का एक बीड़ा एक सदे ताल के समान रखकर सरलता पुरानी है। जैसे भारत में जितने भी राज्य हैं, हर राज्यों में लगभग अलग अलग वाणी है, अलग अलग भाषा है, लेकिन इन सभी भाषाओं को प्रयोग करके एकजुटता करना ही एक तरह से अगर देखा जाए तो ज़रूरत है। सभी भारतीय भाषाओं ने अपने चिंतना, भावना, उपलब्धि के राष्ट्र को जीवन में सम्मिलित किया है। उसकी देगत भिन्नता अवगत ज्वाला में प्राण वाली कम, यानी भाषा जो भी बोली जाए, हिंदी बोली जाए, मराठी बोली जाए, मलयालम बोली जाए, कन्नड़ बोली जाए, जो भी बोली जाए, हर बोली अपने राज्य की एक विशिष्ट समन्वय स्थापित करती है। ज्वाला धरती की गहराई कोयले को हीरा बनाने की क्रिया में संलग्न रहती है। शीप जल की अतल गहनता से स्वाति की बूंद से मोती बनाने की साधना करती है। न हीरक धरती ज्वाला के साथ लाता है, न मुक्ता जल की गहराई को, परंतु समान मूल्यवान ही रहते हैं। एक धरती के अंदर हीरा बनता है और दूसरा पानी के अंदर अगर देखा जाए तो मोती बनता है। उसी प्रकार हमारे राज्य में जितने भाषा हैं, हर भाषा, हर राज्यों की अलग अलग प्रधानता है, लेकिन उन सभी भाषाओं को एकजुट करना, समझना अगर देखा जाए तो यह चिंतक हो सकते हैं। और भाषा ही अगर देखा जाए तो वह एक दीप सिखा रही है, एक सरस्वती का काम रही है, ऐसा लेखिका ने अपने पाठ में बताया है। अब आइए हम प्रश्नोत्तर की बात करते हैं। स्वाध्याय में दिया है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहला लिखा है कारण, तो कारण में दिया है ध्वनियों के संघात को भाषा की संज्ञा नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? तो इसका कारण लिखना है। तो कारण लिख सकते हैं क्योंकि पहले में लिखेंगे ऐसे में अर्धवत्ता नहीं रहती। पहला कारण है कि इसे में अर्धवत्ता नहीं रहती है, यानी पहले में अर्धवत्ता नहीं रहती है। और दूसरा है हम अपने हृदय और बुद्धि को समान रूप से तृप्ति और बोध दे सकते हैं, यानी पहले में अर्धवत्ता और दूसरे में हृदय और बुद्धि, ऐसा हम लिख सकते हैं। दूसरा जो दिया गया है, तो दूसरे में दिया गया है भाषा ग्रहण करने योग्य है। भाषा ग्रहण करने योग्य है, ऐसा लिखा है। तो पहला ध्वनियों के संघात की भाषा संज्ञा नहीं दे सकते। आपको
लिखना है कि अर्धवत्ता, हृदय और बुद्धि, ये 2 लिखना है। इसके बाद आपको लिखना है भाषा ग्रहण योग्य है, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, भाषा ग्रहण योग्य है। तो उसमें आप लिख सकते हैं पहले में ज्ञान की समृद्धि के कारण, ज्ञान की समृद्धि के कारण। दूसरा लिख सकते हैं भाव की समृद्धि के कारण। पहला लिख सकते हैं ज्ञान की समृद्धि के कारण और दूसरा लिख सकते हैं भाव की समृद्धि के कारण। ठीक है। इसके बाद तीसरा है अभिव्यक्ति। तीसरा जो दिया है वह दिया है अभिव्यक्ति को एक व्यक्ति से समाज तक पहुंचाने वाले घटक, पहुंचाने वाले घटक। तो उसमें 2 चीज लिखिए, 2 लाइन 2 चीज लिखिए। पहले लाइन में लिखिए कंठ और दूसरे में लिखिए स्वर। पहले में लिखिए कंठ और दूसरे में लिखिए स्वर। तीसरा जो दिया गया है आपके सामने, जो तीसरा प्रश्न है वह दिया है देश की एकता बनाए रखने वाले घटक। देश की एकता बनाए रखने वाले घटक। इसमें 4 कृतियां करनी है, संजारपूर्ण करना है। तो पहले में लिखेंगे सांस्कृतिक एकता, दूसरे में लिखेंगे सौंदर्य बोध, तीसरे में लिखेंगे विशेष जीवन पद्धति चिंतन और चौथे में लिखेंगे रागात्मक दृष्टि। पहले में क्या लिखेंगे सांस्कृतिक एकता, दूसरे में लिखेंगे सौंदर्य बोध, तीसरे में लिखेंगे विशेष जीवन पद्धति चिंतन और चौथे में लिखेगा रागात्मक दृष्टि। ऐसा आप लिखेंगे। ठीक है। चौथा आप लिखेंगे भाषा के कार्य। भाषा के कार्य 2 लिखना है। तो भाषा के कार्य में लिख सकते हैं व्यवहारिक जीवन के आदान प्रदान को सहज करना, व्यवहारिक जीवन के आदान प्रदान को सहज करना। दूसरा लिख सकते हैं किसी भेदातीत स्थितियों की संयोगिता के रूप में कार्य करना, किसी भेदातीत स्थितियों की संयोगिता के रूप में कार्य करना। ठीक है। एक और लिख सकते हैं, 2 तो दिया है, तीसरा हो सकता है मानव की बुद्धि हृदय की समृद्धि को अन्य मानव के लिए संश्लेषणीय बनाना, यह लिख सकते हैं। दूसरा है राष्ट्र को गरिमा प्रदान करने वाले, राष्ट्र को गरिमा प्रदान करने वाले घटक। तो राष्ट्र को गरिमा प्रदान करने वाले जो घटक हैं, पहला लिख सकते हैं सांस्कृतिक विरासत और दूसरा लिख सकते हैं प्रबुद्ध मानव समाज। पहला लिख सकते हैं सांस्कृतिक विरासत और दूसरा लिख सकते हैं प्रबुद्ध मानव समाज। 5वां दिया है प्रयुक्त विलोम शब्द की जोड़ियाँ। तो विलोम शब्द की जोड़ियाँ कई हैं, उसमें लिख सकते हैं जैसे सुखद, दुखद, चेतन, जड़, अंतर, बाह्य, आधिक्य, अभाव, कठिन, कोमल, अनुकूलता, प्रतिकूलता, आदान प्रदान, अंधकार, आलोक, घात, प्रतिघात, ऊंची, नीची, स्वतंत्रता, परतंत्रता, आरोह, अवरोह, जटिल, सरल, पूरक, विरोधनी, सम, विषम, आगे, पीछे, तोड़ना, जोड़ना, मिलना,
अलग होना, ये तमाम प्रकार के आप विलोम जोड़ियाँ नहीं विरुद्धार्थी जोड़ियाँ कर सकते हैं। अगला है भाषा सेतु का काम करती है। सेतु माने होता है पुल, ब्रिज। तो भाषा सेतु का काम करती है, तो आप लिख सकते हैं कि पुल का निर्माण होता है नदी के दो किनारों को जोड़ना। उसी प्रकार भाषा का भी काम होता है एक दूसरे का जोड़ना। एक अपना विचार अपने भाषा के माध्यम से दूसरे तक पहुंचाना। जैसे हम कोई कविता कहानी पढ़ते हैं, हम अपने भाषा में पढ़ते हैं, कविता कहानी पढ़ते हैं, तो हम हिंदी में कहानी कविता पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं। उसी कहानी कविता को हिंदी भाषी लोगों को हम उस कविता और कहानी को उनके तक पहुंचाते हैं और हमारे विचार को सुनते हैं। उसी तरह अंग्रेजी, उसी तरह मलयालम, उसी तरह फ्रेंच, उसमें भी जो कवि हैं वो लोग अपने कवि को, कविता को, कोई लेखक हैं अपने लेख को अपने भाषा में उसी माध्यम के भाषा को उसके पास तक पहुंचाते हैं और समझाते हैं। तो ये पाँच है वह आपका प्रश्नोत्तर पूरा हुआ और इसमें कुछ व्याकरण दिए गए हैं। व्याकरण, तो व्याकरण जो है मैं अगले वीडियो में आपको यह सब व्याकरण बताऊंगा। आज यह प्रश्नोत्तर अपने बुक में लिख लेंगे और याद कर लेंगे। जो पाठ का सारांश बताया है वह पूरा तैयारी कर लेंगे, 2-3-4 पढ़ लेंगे, क्योंकि यह जो पाठ है यह बहुत ही, अगर देखा जाए साहित्य के वर्ड में लिखा है, कठिन शब्द है, वो समझ में नहीं आएगा, लेकिन 2-3-4 पढ़ लेंगे। जैसे मैंने सारांश बताया है, सारांश आप पढ़ करके जो प्रश्नोत्तर बताया हूँ वो प्रश्न लिखेंगे। जो चीज़ नहीं आएगा उसे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। आपको मैं वीडियो बनाकर इसे भेजता रहूँगा। कोई भी दिक्कत रहेगी तो आप जो है कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर चर्चा करेंगे।